राधिका यादव एक बहुत बड़े स्टेट प्लेयर है। इसको इसके फादर ने ही गोली मार दी। Days after the gruesome murder of a 25-year-old tennis player, Radhika Yadav, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या करो मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? राधिका अपने घर पर थी। आज राधिका की मम्मी का जन्मदिन था, तो इस वजह से वह किचन में कुछ बना रही थी। जो राधिका का भाई था वह दूध लेने के लिए बाहर गया हुआ था। दूध लाने का काम वैसे तो उसके पिता करते हैं, लेकिन आज उसके पिता ने अपने बेटे को कहा कि तुम आज दूध ले आओ, आज मुझे कुछ काम है। राधिका की जो मम्मी थी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से वह अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। राधिका के घर के पास ही उसके अंकल का भी घर था और वह भी वहीं रहते थे। तो जो उसके अंकल है वह बाहर बैठे हुए थे। उसके अंकल को एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। वह तुरंत राधिका की तरफ भागते हैं। पहले वे सोच रहे थे कि शायद कुकर फट गया है और राधिका अंदर है, लेकिन जब वह ऊपर जाते हैं और देखते हैं तो उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उनके पैरों के नीचे ज़मीन सरक जाती है। जो राधिका के फादर थे उन्होंने राधिका को गोली मार दी है। जो उसके अंकल होते हैं वह तुरंत ही अपने बेटे को बुलाते हैं और राधिका को उठाकर पास ही के एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जो इस सेक्टर 56 में है। वहाँ जाकर पता चलता है कि राधिका की डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो राधिका के फादर होते हैं वह उसके अंकल को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने कन्यावध कर दिया है, तुम मेरे ऊपर ऐसा केस लगाओ जिससे मुझे फांसी ही हो। तो आखिर राधिका के पिता ने अपनी इतनी ब्रिलियंट बेटी को गोली क्यों मारी? वेलकम टू द केस ऑफ राधिका यादव। 23 मार्च 2000 दीपक यादव और मंजू यादव के यहाँ पर राधिका का जन्म होता है। राधिका बचपन से बहुत होनहार थी। वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। राधिका ने अपनी स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से की है, जो कि बहुत महंगा स्कूल है, वेल नोन स्कूल है। राधिका जब 3rd क्लास में थी तो उसने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। उस समय उसकी उम्र 7 से 8 साल हो गई। इसके बाद राधिका लगातार टेनिस खेलती रही और बेहतर करती रही। राधिका ने अपने स्टेट पर रिप्रेजेंट भी किया है। उसने 1-2 इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी खेले हैं। जनवरी 22, 2018 AITA गर्ल्स अंडर 18 कैटेगरी के अंदर उसकी रैंक 75 थी और AITA वुमेन सिंगल में उसकी रैंक 35 थी। नवंबर 2024 में उसकी ITF रैंक 113 थी। तो आप कह सकते हो राधिका एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसी दौरान उसको बहुत सारी इंजरीज भी रहने लगी और लॉकडाउन के दौरान आपको पता है सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो इसी दौरान जो राधिका है उसका जो इंटरेस्ट है वो कोचिंग की तरफ जाने लगा। स्टार्टिंग में उसने 2-3 इंस्टीट्यूट में कोचिंग दी। बाद में उसने अपने पिता से कहकर एक 35,000 रेंट पर एक जगह ले ली, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड के बराबर में थी। वहाँ पर उसने अपना खुद का एक टेनिस कोर्ट खोला और वहाँ पर वह बच्चों को प्रैक्टिस करवाने लगी। जो ये राधिका के पिता थे ये शुरुआत से अच्छे खासे पैसे कमाने वाले थे। उनके पास अच्छा खासा रेंट आता था और आप देख सकते हो कि राधिका के जो पिता है वो पैसों में उनके पास कुछ भी कमी नहीं थी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस केस में इसका आगे बहुत बड़ा मसला है। तो राधिका ने जब अपना एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था उसके बाद उसकी लाइफ लगभग ठीक चल रही थी। तो दीपक ने अपनी बेटी राधिका को क्यों मारा, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी चल रही है। जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो दीपक यादव के बयान से आती है। दीपक यादव अपने बयान में कहते हैं कि वह जब अपने गांव में रहते थे तो वह आसपास के लोगों के तानों से परेशान हो गए थे। जो आसपास के लोग थे वह उसे ताने मारते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई खा रहा है और वह उस राधिका के कैरेक्टर पर भी इल्जाम लगाते थे कि वह बेटी बहुत छोटे कपड़े पहनती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जिस आदमी ने अपनी बेटी को बचपन से टेनिस खिलाया है, टेनिस के अंदर सबको पता है कि छोटे कपड़े पहनकर आदमी कंफर्टेबल रहता है, स्ट्रेच करने में आसानी होती है। तो क्या दीपक यादव इस बात से अपनी बेटी को मारेगा? दूसरी बात कि जो दीपक है वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। आप एक बात सोचिए, जो आदमी बचपन से जब वह 2री या 3री क्लास में तब से अपनी बेटी को टेनिस खिला रहा है, तो क्या वह पैसे से कमज़ोर होगा? टेनिस एक बहुत महंगा खेल है, वह आसानी से नहीं खेला जाता भाई। तो ये उसका जो टेनिस कोर्ट है ये भी तो दीपक यादव ने ही खुलवाया था। एक बात सोचने वाली और ये भी है, जब वह अपनी बेटी को शूट करता है तो उसकी माँ कहाँ पे थी? घर में इतना सब कुछ हो गया तो वह आई क्यों नहीं?
थ्योरी नंबर 2, लव जिहाद। एक थ्योरी के अनुसार ये सामने आया कि जो राधिका है, इसने एक टेनिस शूट के दौरान ये एक इनाम नाम के लड़के से मिलती है। जो यह इनाम नाम का लड़का है, ये फ़ोटो शूट्स वगैरह करता है और गाने भी बनाता है। तो ये राधिका से मिलता है, तो राधिका इसे अप्रोच करती है कि क्या हम साथ में एक गाना बना सकते हैं। तो जो ये राधिका है और ये इनाम है, ये साथ में एक गाना बनाते हैं जिसका नाम है कारवा। लेकिन इसी गाने को देखकर लोगों ने ये सोचा हो कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इनाम मुस्लिम है और राधिका हिंदू है, तो लव जिहाद का एंगल हो सकता है। लेकिन जो ये इनाम है, ये बीच में आता है और ये कहता है राधिका और मैं ना ही फ्रेंड्स थे, सिर्फ हमारा प्रोफेशनल रिश्ता था कि बाय प्रोफेशन हम मिले थे, हमने प्रोफेशनली शूट किया था और वह अपने घर चली गई थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राधिका के पिता ने उसे इसलिए मारा है कि वह वीडियो शूट कर रही थी मेरे साथ, तो ये गलत बात है। राधिका के पिता उसे खुद ड्रॉप करने और लेने आए थे जब मैं शूट कर रहा था। और राधिका के पिता ने ये वीडियो भी देखी थी जो हमने गाने की बनाई थी और वह इसे देखकर बहुत खुश हुए थे, उन्हें ये वीडियो अच्छी भी लगी थी। तो लव जिहाद का एंगल भी यहाँ पर ख़त्म होता है। जो तीसरा और जो उसका मेन एंगल है, इस एंगल को ही सच्चाई मान रहा है। तो राधिका की एक फ्रेंड है मानसिका सिंह, वो राधिका की डेथ के बाद एक वीडियो पब्लिश करती है। ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। राधिका के जो फादर है वह बहुत ज़्यादा पोसेसिव थे उसे लेके। वह उसे ग्राउंड पर छोड़ने जाते थे, वह उसे ग्राउंड से लाते थे। राधिका से बात नहीं कर सकती थी। राधिका के ऊपर उसके फादर का बहुत कंट्रोलिंग नेचर था। जब राधिका की फ्रेंड ये बयान देती है, उसके बाद जो राधिका के पहले कोच थे उनका भी एक बयान आता है। वह बताते हैं कि राधिका मुझे अपना बड़ा भाई मानती थी और वह मुझसे सब चीज़ शेयर करती थी। तो राधिका ने उन्हें बताया था कि उसे बाहर कुछ कोर्स करने हैं, उसे दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाना है। वह घर पर रहकर थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, तो उसे बाहर घूमना है, उसे नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो इस वजह से वह अपने कोच से बात करते हैं, आप मुझे बाहर के कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। लेकिन कुछ दिनों बाद राधिका ही कोच को मैसेज करती है कि मुझे अब उन कोर्सों में एडमिशन नहीं लेना है, मेरे फादर इसके लिए नहीं मान रहे हैं। जो राधिका के कोच है और जो राधिका की दोस्त है, उनके जो बयान सामने है उससे ये पता लगता है जो राधिका है वो मेनली शायद अपने पिता के ऑब्सेशन की वजह से मरी है। राधिका बचपन से टेनिस खेल रही थी, उसे 15 से 16 साल हो चुके थे टेनिस खेलते। अब उसे थोड़ी सी बाहर की दुनिया भी देखनी थी। आप अगर कोई चीज़ 10-15 साल करते हैं तो आप थोड़ा उससे मन भर जाता है आपका। लेकिन जो उसके फादर थे वो उसे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते थे और शायद थोड़ा बहुत रजिस्ट राधिका कर रही होगी, जिस वजह से उसके फादर को ये बात ईगो पे लग गई और इस ईगो की वजह से ही उसने अपनी बेटी को मार दिया। तो ये मेन केस ईगो का ही लग रहा है। ईगो के चक्कर में ही लोग कुछ ना कुछ उल्टी सी भी हरकत करते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल एक और नए केस के साथ।